हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनरी विजडम में। दोस्तों, गट हेल्थ पोल्ट्री में, कमर्शियल पोल्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। गट हेल्थ का मतलब है जो आंतों का स्वास्थ्य होता है, इंटेस्टाइन जो होती है, वो पोल्ट्री में बहुत महत्व रखती है। तो उसके ऊपर कोई टेक्निकल वीडियो, कोई टेक्निकल लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं था। तो इस वजह से, और ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ टेक्निकल इनपुट देना चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें टेक्निकल जानकारी दी जाएगी पोल्ट्री की गट के बारे में। गट जो होती है, मतलब ये एक टर्मिनोलॉजी है। इंटेस्टाइन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे पोल्ट्री की इंटेस्टाइन या आंत को गट कहा जाता है। तो पोल्ट्री गट हेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे डिस्कस किया जाता है। एनाटॉमिकली क्या है, हिस्टोलॉजिकली क्या है, उसके अंदर कैसे खाना पचता है, कैसे दाना पचता है, और उसके क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। एक तो वो हो गया। एक ये होता है कि जब बर्ड बीट करता है, तो बीट को देखकर कैसे अंदाजा लगाएं कि बर्ड की हेल्थ कैसी है। तो पहला पार्ट जो है इसमें, वो पोल्ट्री गट हेल्थ का है कि पोल्ट्री गट है क्या और गट हेल्थ क्या होती है। उसके बाद जो पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स होती हैं, उन्हें देखकर हम कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्ड को क्या हुआ होगा, और फिर उसके समाधान के तौर पर हम किन बातों को देख सकते हैं या हमें देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसका नाम है पोल्ट्री गट हेल्थ। दोस्तों, अली वेटनरी विजडम द्वारा फॉर्मुलेट किए गए प्रीमिक्स से उच्चतम क्वालिटी का प्रीमियम पोल्ट्री फीड आप अपने ही फार्म पर ही बना सकते हैं। यदि आप अपना फीड बनाते हैं और संतुष्ट नहीं हैं, या अभी कंपनी का फीड लेते हैं लेकिन अपना बनाना चाहते हैं और संकोच में हैं कि कैसे बनाएं, तो हमसे संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप हमसे किसी भी तरह की पोल्ट्री में मेडिसिन स्केड्यूल जानने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए, इंटेस्टाइनल हेल्थ बहुत क्रूशियल एक टॉपिक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट का जो डाइजेशन होता है और जो एब्जॉर्प्शन होता है पोषक तत्वों का, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पोल्ट्री की परफॉर्मेंस को। हमने बहुत अच्छा दाना बनाया, सब कुछ बैलेंस उसमें रखा, एनर्जी को बैलेंस किया, अमाइनो एसिड्स को बैलेंस किया, मिनरल बहुत अच्छी क्वालिटी के डाले, ट्रेस मिनरल्स डाले, ऑर्गेनिक मिनरल्स डाले, विटामिन बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया, एसिडिफायर यूज़ किया, और एंजाइम्स यूज़ किए, हर चीज़ हमने यूज़ की। लेकिन इंटेस्टाइनल हेल्थ अच्छी नहीं थी बर्ड की। उसकी क्रिप्ट्स ठीक नहीं थी, विलाई ठीक नहीं थी, उसके अंदर बैक्टीरियल पॉपुलेशन, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, बीमारी करने वाले बैक्टीरिया हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से अच्छा फीड भी देने के बाद भी हमारी पोल्ट्री बर्ड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इंटेस्टाइनल हेल्थ इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि डाइजेशन बहुत अच्छा करवा सकते हैं, और एब्जॉर्प्शन को कराने के लिए इंटेस्टाइन की हेल्थ, जो स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को, उनका अच्छा होना, उनका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे जैसे मतलब वक्त बीता, जब पोल्ट्री कमर्शियलाइज हुई 1980s के बाद, उसके बाद लगातार पोल्ट्री की जो जेनेटिक्स है, उसकी वेट गेन करने की कैपेसिटी है, उसकी अंडे देने की कैपेसिटी है, वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्या हो रहा है कि उसकी ग्रोथ बढ़ रही है बर्ड की, और साथ साथ उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, गट हेल्थ चैलेंजेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका फीड इनटेक बढ़ रहा है। जब परफॉर्मेंस बढ़ रही है बर्ड की, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो वो प्रोडक्शन कब अच्छा करेगा, जब वो फीड इनटेक ज़्यादा करेगा। मतलब ज़्यादा मीट अगर उसे प्रोड्यूस करना है, तो फीड इनटेक भी तो उसे ज़्यादा करना पड़ेगा ना। ज़्यादा अंडे अगर बर्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो फीड इनटेक भी उसका बढ़ेगा। तो ऐसे में
डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं बदल रहा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम तो वही है, उतना ही उसकी लेंथ है, उतना ही उसका वेट है, कोई उसके ऊपर तो काम हुआ नहीं है, वो तो जेनेटिकली इवॉल्व होके बड़ा बन नहीं गया है, वो उतना ही है। तो ऐसे में डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा फीड को इनटेक करने का एक स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। तो एक्सेस अनडाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, जब हम उसे ज्यादा फीड देंगे तो उसकी डाइजेशन की कैपेसिटी कम होगी, जाहिर सी बात है। तो अगर वो अनडाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, तो वो डिसबायोसिस का कारण बनते हैं। डिसबायोसिस एक बहुत फैंसी टर्म है, बैक्टीरिया के का जो बैलेंस होता है इंटेस्टाइन के अंदर, वो जब बिगड़ जाता है तो उसे डिसबायोसिस कहते हैं। तो ये डिसबायोसिस आज के टाइम में पोल्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट टर्म की तरह इस्तेमाल होता है, और आप जहाँ पे भी देखेंगे मैगजीन्स के अंदर, एड्स के अंदर, और हर जगह डिसबायोसिस का बहुत जिक्र होता है। तो ये एक शिफ्ट होती है, गट माइक्रोबायोटा जो होता है, गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जब कंपोजिशन बदलता है, तो उसे जब हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और फायदेमंद बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो उसे डिसबायोसिस कहा जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी 3 मिनट की वीडियो है, आप जरूर इसे देखिए। ये गट हेल्थ के ऊपर ही बनाई गई है। इसमें सारा निचोड़ बताया गया है कि गट हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका समाधान के रूप में आप किस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वीडियो ये चल रही है, ये नॉलेज के लिए बनाई गई है, साइंटिफिक नॉलेज इसमें आपको दी जा रही है प्रैक्टिकल पॉइंट्स के साथ। लेकिन ये एक वीडियो सोल्यूशन के तौर पे आप पहले देख लें, और फिर उसके बाद हम आगे अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आंतों के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां और संक्रमण पोल्ट्री फार्मिंग में बड़ी बाधाएं पैदा करते हैं, खासकर जब पक्षियों को डीप लिटर सिस्टम में पाला जाता है। ऐसे में विभिन्न रोगजनक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ लिटर से, दूषित पानी और कम गुणवत्ता वाले फीड के जरिए पोल्ट्री की आंत में घुसपैठ कर जाते हैं, खासकर जब फीड में MBM और DDGS शामिल हों तो आंतों का संक्रमण और जटिल हो जाता है। इस प्रकार पक्षी की आंतों में बढ़ा हुआ माइक्रोबियल लोड कई समस्याएं पैदा करता है, जैसे कि लूज ड्रॉपिंग्स और चॉकलेटी, लाल या भूरे रंग की बीट। इसके अलावा बीट में अधपचे फीड की मौजूदगी मूल्यवान पोषक तत्वों की बर्बादी को दर्शाती है। इस स्थिति के चलते वजन कम बढ़ता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और फीड कन्वर्जन रेशियो यानी FCR बढ़ने लगता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभावी प्रबंधन तकनीकों को अपनाना और आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले फायदेमंद सप्लीमेंट को शामिल करना जरूरी होता है। एक बेहद कारगर और आजमाई हुई सफल रणनीति में सेप्टिमा और रेमिप्रो का उपयोग करके आंतों की इन बताई गई चुनौतियों का सामना किया जाता है। सेप्टिमा आंतों में सूजन लाने वाले लोकल और सिस्टमिक इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करता है। ये लोकल इन्फेक्शन आंतों की पोषक तत्व अवशोषित करने वाली झिल्ली को मोटा कर देते हैं, जिससे पोषक तत्वों के अवशोषण की क्षमता घट जाती है। कम स्तर के लोकल इन्फेक्शन में आमतौर पर FCR बढ़ जाता है। अगर इसे हल नहीं किया जाए तो सिस्टमिक इन्फेक्शन फैलने के कारण यह उच्च मृत्यु दर का कारण बन जाता है। लोकल और सिस्टमिक दोनों कंडीशन में सेप्टिमा का उपयोग काफ़ी कारगर रहता है। सेप्टिमा के साथ रेमिप्रो का उपयोग दोहरा लाभ प्रदान करता है। रेमिप्रो लैक्टोबैसिलस जैसे प्रोबायोटिक्स और MOS जैसे प्रीबायोटिक्स के साथ साथ विटामिन C और B10 का लाभकारी और पोषक तत्वों से भरपूर मिश्रण है। ये क्षतिग्रस्त आंतों की मरम्मत में मदद करता है। ये आंत के माइक्रोबायोटा को संतुलित करने और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा फार्म में स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ साथ पक्षियों के लिए हर समय ताज़े और स्वच्छ पानी और उच्च गुणवत्ता वाले फीड की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। यह सब करना संक्रमणों को रोकने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम होते हैं।
अपने फ्लॉक की नियमित निगरानी और समय पर हस्तक्षेप करना बेहद जरूरी होता है। जब किसान अपने फ्लॉक के स्वास्थ्य और व्यवहार का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हैं, तो वे समस्याओं को तुरंत पहचान सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं, जिससे आंत की स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। फार्म के लेबर को स्वच्छता और सही हैंडलिंग तकनीकों के महत्व के बारे में बताने से इन्फेक्शन के खतरों को कम किया जा सकता है। अपने फार्म पर सेप्टिमा और रेमिप्रो का इस्तेमाल करके और बताई गई प्रबंधन रणनीतियों को अपनाकर किसान अपनी पोल्ट्री के कल्याण को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही उत्पादकता में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिससे आर्थिक परिणाम बेहतर होते हैं और मुनाफों में वृद्धि होती है। हम पोल्ट्री किसानों को बीमारियों या अन्य कारणों से होने वाली मोर्टेलिटी और अधिक एफसीआर से जुड़े मुद्दों के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं। यदि आप अपना फीड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा उच्च क्वालिटी वाला फीड प्रीमिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक जानकारी और उत्पाद की उपलब्धता के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं या 9871584101 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। ये जो लेक्चर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकल पॉइंट हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको बताऊँ, क्योंकि रूखा सूखा लेक्चर उसमें बहुत ज़्यादा साइंस इस्तेमाल करके, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके लोग भी बोर हो जाते हैं और उसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस इतना समझ नहीं पाते हैं। तो हम जैसा बात कर रहे थे कि डिसबायोसिस के क्या कारण होते हैं। फीड का अनडाइजेस्ट रह जाना, मतलब उसे डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो जाना था, लेकिन वो अनडाइजेस्टेड जब रह जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो बैक्टीरिया का खाना बनने लगता है। बैक्टीरिया को भी जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो फीड जो जा रहा है, अगर पोल्ट्री उसे इस्तेमाल नहीं कर रही है तो बैक्टीरिया उसे इस्तेमाल करने लगते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगते हैं। कई सारे बैक्टीरिया फीड के साथ भी अंदर जाते हैं पोल्ट्री के पेट के अंदर। अब इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए एमबीएम है। एमबीएम हमारे देश में बहुत मीट का उत्पादन होता है। मुर्गे कटते हैं, बकरे कटते हैं, भेड़ कटती है, भैंसें कटती हैं, सब कुछ ये जो होता है, मछलियाँ होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नॉनवेज का सोर्स अवेलेबल रहता है एज ए बाय प्रोडक्ट, मतलब उसे इस्तेमाल किया जाता है एनिमल फीड में। एनिमल फीड ही उसका एक सोर्स है, उसके अलावा वो ज़्यादा कहीं इस्तेमाल नहीं होता, या फिर फर्टिलाइज़र में चला जाता है। फर्टिलाइज़र में इतना उसका वो मिलेगा नहीं, मतलब मिलता नहीं है, लेकिन जब ये पोल्ट्री में इस्तेमाल होती हैं ये सब चीज़ें, तो उनका पैसे अच्छे मिल जाते हैं। तो एमबीएम हर तरीके का होता है। अब बहुत अच्छी कंपनी से ले रहे हैं मान लीजिए, तो वो स्टरलाइज वगैरह करके देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सस्ते में एमबीएम प्रोवाइड करा देते हैं। तो एमबीएम क्या करता है कि वो अगर स्टरलाइज नहीं है तो वो जाकर, और स्टरलाइज नहीं है इसका मतलब ये है कि उसे बहुत अच्छे से हीट ट्रीटमेंट किया है। हीट ट्रीटमेंट किया है तो कई बार उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। बैक्टीरिया तो नहीं है लेकिन डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो वो जब इंटेस्टाइन में ट्रेवल करता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो डाइजेस्ट अगर नहीं हो रहा है तो उसे बैक्टीरिया फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और उसे तोड़ देते हैं। ठीक है, जब वो बैक्टीरिया उसे एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया बढ़ते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। दूसरी तरफ अगर एमबीएम ही खराब क्वालिटी का है, उसके अंदर पहले से ही बैक्टीरिया स्टरलाइज नहीं है, तो वो भी जाकर बैक्टीरिया को अंदर बढ़ाते हैं। तो ये कारण होते हैं पोल्ट्री में। बहुत आसानी से आप डिसबायोसिस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये जब डिसबायोसिस होता है तो पोल्ट्री की गट के अंदर, आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, इम्यून रिएक्शंस बढ़ जाती हैं। जो गट का इम्यून सिस्टम होता है उसे लगता है कि बाहर से कोई अटैक हो रहा है, मतलब कोई इम्यून अटैक हो रहा है और हमें इसे डिफेंड करना है गट को। तो वहां पर इन्फ्लेमेशन होने लगती है, आंतें लाल होने लगेंगी, खून का बहाव बढ़ेगा, सूजन आएगी, गर्म होने लगेंगी आंतें। एक अजीब वहां पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है, सूजन आने से जो टाइट जंक्शंस होते हैं एपिथेलियल सेल्स के बीच में, आंतों की जो सेल्स होती हैं उन्हें एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, और इनके बीच में आपस में टाइट जंक्शंस बने होते हैं, एक दूसरे को इन्होंने थामा होता है
और कोई भी ऐसी चीज ये अंदर नहीं जाने देते हैं जिसे अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना। जो डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं सबके लिए प्रॉपर चैनल्स होते हैं और उनके जरिए से अंदर जाती हैं चीजें। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, स्टेशन में जाना है, तो वहां पर पुलिस ने व्यवस्था बनाई हुई है कि सबका सामान चेक होता है एक्सरे मशीन के जरिए से, और सबको चेक किया जाता है जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उसके जरिए से, और लोग धीरे धीरे करके एक एक करके अंदर जाते रहते हैं। ठीक है। अगर किसी वजह से पुलिस व्यवस्था वहां पर टूट जाए या ठीक ना हो या भीड़ बहुत ज्यादा आ जाए, है ना, कई बार होता है ना, लोग एग्जाम एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो वो जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। लोग कहते हैं कि भाई चलो ऐसे ही अंदर चले जाओ, कितने लोगों को चेक करेंगे। तो ऐसा ही होता है, वो इपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो इन्फ्लेमेशन की वजह से उनका आपस के जो वो टाइट जंक्शंस होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और जो मटेरियल है वो लीक होके ब्लड के अंदर जाने लगता है। ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो तो अपने रास्ते से जा ही रहे हैं, लेकिन लीकेज की वजह से वहां पर जो टाइट जंक्शन लीक हो गए, ढीले पड़ गए, उसकी वजह से और चीजें भी अंदर जाने लगती हैं, उसमें बैक्टीरिया भी अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं और बर्ड को बीमार करते हैं। ये चीज कहलाती है गट लीकेज। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि जब से एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ प्रोमोटर एजीपीज बैन हुए यूरोपियन यूनियन में सन 2006 में, तो उसके बाद से यूरोपियन यूनियन को ये लगा, यूरोप की कंट्रीज को ये लगा कि अब हमें दूसरे अल्टरनेट इसके खोजने चाहिए, क्योंकि एजीपी इस्तेमाल करके इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन को बहुत हद तक कम किया जाता था पहले। अब तो क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया है तो एजीपी भी अब इतने काम के नहीं रहे, लेकिन पहले वहां पर बड़े कायदे से ये चीजें यूज होती थी और इनका महत्व भी बहुत था। ठीक है, कायदे से यूज होने के बाद भी उन्होंने बैन कर दिया इसे, और हमारे यहाँ तो रैम्पेंट यूज है, तो अब तो एजीपीज मतलब नए नए आ गए हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं अंदर जाके कोई नहीं बता सकता है। सिर्फ बर्ड की परफॉर्मेंस से ही हमें पता चलता है कि क्या चीज काम कर रही है क्या नहीं कर रही। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम यही जानते हैं कि एजीपीज थे पहले और वो काम करते थे। लेकिन जब से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आया या एंटीबायोटिक खाने में जाने लगी तो उसे बैन कर दिया यूरोपियन यूनियन ने। तो इससे कुछ नई चीजें ढूंढने का उन्होंने शुरू किया। उसके उसमें एंजाइम्स लेकर आए, प्रोबायोटिक्स लाए, एसेंशियल ऑयल्स लेकर आए, है ना, और गार्लिक हर्बल एक्सट्रैक्ट्स लाए। तो उनका ये था कि एजीपीज जो काम करते थे वो हम किसी और चीज से करें। तो ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि जिससे ये डिसबियोसिस, प्रोबायोटिक और ये सब चीजें लाइमलाइट में आई, ये पोल्ट्री गट हेल्थ को पे फोकस किया गया। फिजियोलॉजी ऑफ गट हेल्थ। जो मॉडर्न ब्रॉयलर्स हैं, हम ब्रॉयलर्स की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ब्रॉयलर की अगर हमने गट हेल्थ समझ ली तो बाकी जो बर्ड्स होते हैं, लेयर बर्ड है, ब्रीडर बर्ड है, या फिर एफएफजी, क्रॉयलर, देसी और सोनाली वगैरह, उन्हें सबको समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि ब्रॉयलर के ऊपर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस में रहता है, गट हेल्थ के जो इश्यूज देखने को मिलते हैं ब्रॉयलर्स में ही मिलते हैं। तो इसे हम फोकस बना के चलेंगे, बाकी चीजें सब बर्ड्स में एक जैसी होती हैं, आप उसे आ, उन चीजों को समझ जाएंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न ब्रॉयलर जो होते हैं उनका फीड इनटेक बहुत ज्यादा होता है। अब आप सोच सकते हैं कि एक 40 ग्राम का, 42 ग्राम का एक चूजा आता है और उसे 32-33 दिन में 2 किलो का हो जाना होता है। तो 30 32 33 दिन में वो लगभग 3 किलो दाना खाता है। तो 3 किलो दाना पास हो रहा है, मतलब अगर हम इसे पर डे के हिसाब से देखें ऑन एन एवरेज, लगभग 100 ग्राम दाना वो डेली खाता है। जाहिर सी बात है, जब बड़ा होता चला जाता है तो उसका फीड इंटेक बढ़ता चला जाता है, छोटे चिक्स का कम रहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी का लगभग 5 से 8% तक दाना खाता है। अब आप ये समझ लीजिए, अगर आप 70 किलो के हैं और आप 5% अपनी बॉडी वेट का खा रहे हैं, तो आप लगभग 3.5 किलो खाना डेली खा रहे हैं, है ना। अगर ब्रॉयलर के टर्म्स में समझें
तो 3.5 किलो कच्चा चावल या गेहूं आप डेली आपको खाना पड़ेगा, अगर मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इतना नहीं खा सकते हैं ना। तो इतना अगर हम नहीं खा सकते हैं तो सोचिए कि उसकी आंतों पर कितना इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो वो इस तरीके से मतलब इवॉल्व हुए हैं कि उनका जो डाइजेशन है, उनकी मतलब ग्रोथ तो हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन डाइजेशन जैसा देसी मुर्गी में होता है या फिर किसी मतलब अंडर डेवलप्ड जो ब्रीड्स हैं एफएफजी वगैरह हैं उसमें जैसा होता है वैसा ही ब्रॉयलर में होता है। उसकी कोई आंतों का साइज नहीं बढ़ा है, बहुत अगर हुआ तो मामूली सा डिफरेंस आया होगा 5-10% का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। वही एंजाइम्स उसके अंदर से निकल रहे हैं जितने पहले निकलते थे उतने उतने ही अब निकल रहे हैं, लेकिन उसकी फीड इनटेक बढ़ चुकी है और लो क्वालिटी का फीड हम देते हैं तो उसके अंदर से उसे वो सब कुछ निकालना होता है। तो आज के टाइम में महारत यही है, फीड अच्छा वही बना सकता है कि जो उस फिजियोलॉजी को समझ ले कि किस तरीके से मैं इसमें से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ उस कम समय में। इंटेस्टाइन हेल्थ को मैं इतना मतलब समय दे दूं कि वो पोषक तत्वों को ज्यादा से ज्यादा खींच पाए। जो ये समझ जाता है 1.4 की एफसीआर की जो बात करता है ना, उसे ये बात मतलब समझनी होगी कि गट हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत अच्छा फीड बना दें आप, महंगी से महंगी उसमें दवाइयाँ डाल दें, लेकिन गट हेल्थ अगर आप नहीं समझते हैं तो आप फीड अच्छा नहीं बना सकते। आप अच्छा तो बनाएंगे लेकिन वो बर्ड उसे रिसीव नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि जो एवियन गट है, जो बर्ड की जो इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है। देखिए 3 भागों में एवियन गट को बांटा गया है, उसकी आंतों को, ब्रॉयलर की आंतों को बांटा गया है। एक फोर गट होती है जिसमें ओरल कैविटी आती है, जिससे बर्ड खाना खाता है, मतलब चोंच से खाना खाता है, और मुंह का जो पार्ट होता है उसे ओरल ओरल कैविटी कहते हैं। फिर इसोफेगस आती है, फूड पाइप जिसे कहा जाता है। उसके बाद क्रॉप आता है, फिर प्रोवेंट्रिकुलस आता है, फिर गिजार्ड आता है। और ये जो चीजें होती हैं गिजार्ड तक जो होता है इसे हम फोरगट कहते हैं, मतलब आगे वाली आंत या आगे वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहा जाता है। यहाँ पर जो गट का काम होता है वो ये होता है कि एक तो फीड की प्रिपरेशन की जाती है, मतलब जब बर्ड उसे खाता है तो अपने थूक से उसे गीला कर लेता है। गीला होने के बाद वो फिर क्रॉप में पहुंचता है, और क्रॉप में कुछ देर उसकी कंडीशनिंग होती है मॉइस्चर होने के बाद, मतलब वो ढीला पड़ता है। जैसे पैलेट खिला रहे हैं, क्रम्स खिला रहे हैं, तो वो तो टाइट होती है ना, हार्ड होती है। तो वो हार्ड होने के बाद जाके उनका एक तरीके से मैश बन जाता है क्रॉप के अंदर। क्रॉप के अंदर से जाने के बाद फिर वो प्रोवेंट्रिकुलस में जाती हैं, उनका एसिडिफिकेशन होता है, मतलब उसके ऊपर एसिड से उसे ट्रीट किया जाता है ताकि वो ढीला पड़ जाए। और फिर वो गिजार्ड में जाता है। गिजार्ड जो है वो एक तरीके से दांतों का काम करता है, जैसे हम चबाने का काम करते हैं ना, पोल्ट्री में ये काम गिजार्ड करता है। तो बहुत सॉफ्ट मॉइस्चर टाइप का फीड गिजार्ड को मिलता है, जिसे वो और तेजी से अपने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से उसका साइज छोटा करता है। तो ये फोरगट का काम बेसिकली होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखते हैं ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम को। ये प्राइमरी साइट होती है जहाँ पर डाइजेशन होता है, एंजाइम सिक्रीट होते हैं पेनक्रियाज से। और पीछे से जो एसिड के साथ जो एंजाइम सिक्रीट हुए थे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, जो प्रोवेंट्रिकुलस में होते हैं, वो अपना काम करते हुए आते हैं, वो प्रोटीन को काफी हद तक तोड़ देते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन मुकम्मल होता है। और वहीं पर ही ये पोषक तत्व जो डाइजेस्ट हुए होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अब लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे हाइंड गट कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बिल्कुल पीछे वाला पार्ट होता है उसे हाइंड गट कहा जाता है। इसमें 3 चीजें होती हैं, एक सीका होता है, एक कोलोन होती है, एक क्लोएका होता है। जो 2 एक्सटेंशन साइड में से निकले हुए रहते हैं, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, इन्हें सीका कहा जाता है, सिकम भी इन्हें कहते हैं। इसके अलावा बीच वाला पार्ट कोलोन कहलाता है, और लास्ट में क्लोएका होता है। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग होती है जहां पर अंडा भी आता है, और किडनी वाला पार्ट जो यूरेटर्स वगैरह होते हैं वो भी खुलते हैं, और इंटेस्टाइन का भी पार्ट वहां पर जाकर खुलता है। तो बीट भी वहीं से आती है,
उसका जो यूरिन या नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी क्लोएका से बाहर जाते हैं और अंडा भी क्लोएका से बाहर जाता है। तो ये मेजर साइट होती है हैंडगट माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की। यहाँ पर खूब सारे बैक्टीरिया रहते हैं और जो फीड मतलब पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में या हाइंड गट में, तो वो वहाँ पर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है। अगर फीड डाइजेस्ट नहीं हुआ है प्रॉपर स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसका डाइजेशन फिर हाइंड गट में होता है और वो माइक्रोब्स करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। तो फर्मेंटेशन होता है। बेसिकली फर्मेंटेशन का जो एक हिंदी वाला लेमन वाला वर्ड है वो है सड़ाना। सड़ता है फीड यहाँ पर। तो जितना ज्यादा फीड डाइजेस्ट हुए बिना यहाँ तक पहुंचेगा, उतनी खराब हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ हमें देखने को मिलेगी, खराब बीट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। तो सारा का सारा दारोमदार जो मेजर वो रहता है एब्जॉर्प्शन का। मैंने पहले बताया आपको, फीड आपने बहुत अच्छा बना दिया, बिल्कुल डाइजेस्ट हो गया, अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ ठीक से, अगर वो उसे बॉडी अपने अंदर नहीं खींच पाई, वो अंदर नहीं जा पाया, खून के अंदर नहीं अवशोषित हुआ, तो वो बेकार हो जाता है, उसका कोई फायदा हमें नजर नहीं आता, बल्कि वो बैक्टीरिया का खाना बन जाता है। और बैक्टीरिया के खाना बनने से वो और हेल्थ को खराब करता है, क्योंकि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जो खराब बैक्टीरिया होते हैं ना, बीमारी करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत जटिल होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और उन्हें मतलब थोड़ा सा भी एक न्यूट्रिएंट मिल जाता है तो वो बहुत अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं। प्रोबायोटिक वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो इतनी तेजी से बढ़ा नहीं पाते हैं अपने आप को। ठीक है। अगर कंडीशंस बिगड़ती हैं तो प्रोबायोटिक वाले बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, बहुत तेजी से ये वाले बैक्टीरिया बढ़ते हैं। तो हम अपनी बात पे आ जाते हैं कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जैसे कि बताया, और ये एक ट्रांस सेल्यूलर प्रोसेस है। इसमें बेसिकली जैसा मैंने पहले बताया कि हर न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जब खून के अंदर जाता है तो एक प्रॉपर रास्ते से जाता है। ठीक है। ट्रांस सेल्यूलर का मतलब यही है, ये कोई छलनी नहीं है कि उसमें हमने डाला और कोई चीज चली गई। वहां पर प्रॉपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं, और उनका काम ये होता है कि हार्मफुल सब्सटेंस को ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाने देना है। ठीक है। जैसे मैंने बताया ना आपको, स्टेशन वाला एग्जांपल दिया था कि पुलिस हर एक को चेक करके अंदर भेजती है एक रास्ते से। जो सिक्योरिटी वाले होते हैं स्टेशन के ऊपर, वो सबको चेक करेंगे, उनका मेटल डिटेक्टर से उनका सामान चेक करेंगे, तब कोई स्टेशन के अंदर या एयरपोर्ट के अंदर जा पाएगा। ठीक है। तो ये ट्रांस सेलुलर प्रोसेस होता है। अगर इनमें कोई दिक्कत आती है, इन रिसेप्टर्स में, इन टाइट जंक्शंस में, तो गट से लीक होने लगती हैं चीजें। तो इन जंक्शंस की, ये टाइट जंक्शंस जो होते हैं, इनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है गट लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। कुछ फैक्टर्स, जैसे ये मैं प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिकल पॉइंट आपको साथ साथ बताते चलूंगा ताकि आप इन्हें मतलब देख लें और आपके काम आए हैं। तो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, मान लीजिए कोई किसी विटामिन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, मान लीजिए विटामिन ए एपिथेलियल सेल्स की इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिंक ज़रूरी होता है। तो अगर ऐसी कोई डेफिशिएंसीज होती हैं, तो ये जो इन जंक्शंस की जो इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, लीकी गट की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। लीकी गट का मतलब है जो भी हार्मफुल मटेरियल है, क्योंकि बैक्टीरिया भी तो है ना गट के अंदर, और बैक्टीरिया अगर खून में जाएंगे, चाहे वो प्रोबायोटिक जाए या हार्मफुल बैक्टीरिया जाए, वो जाकर अंदर बीमारी करेगा, लीवर के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। तो ऐसे ही एक मॉलिक्यूल होता है जिसे ग्लूटामिन कहते हैं। तो ग्लूटामिन की सप्लाई जो होती है इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं, उनके लिए एक तरीके की ये इंटीग्रिटी को मतलब मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट इसका हमने बताया कि विटामिन ए है, जिंक है, ये सब चीज़ें, ग्लूटामिन है, ये हमारे, ये सब चीज़ें हमने जो हमारा प्रोडक्ट है रेमिप्रो, उसके अंदर हमने यही सब बातें सोच के उसके अंदर डाली हुई हैं, ताकि वो गट की रिपेयर करता है। अगर गट किसी वजह से डैमेज होती, किसी क्या वजह से, इसी जो बातें बताई हैं, इसी वजह से डैमेज होती है,
तो उन्हें रिपेयर किया जा सके। जो रेमिप्रो है, अभी आपने जो वीडियो देखा था ऊपर, उसमें इसी बात के ऊपर फोकस किया गया है कि गट को, जो डैमेज गट है उसे भी रिपेयर करना है। सिर्फ हमें प्रोबायोटिक दे के हार्मफुल बैक्टीरिया को ही नहीं खत्म करना है या उनके कंपटीशन में लाके प्रोबायोटिक को खड़ा नहीं करना, हमें डैमेज गट को भी ठीक करना है। तो रेमिप्रो यही बात को ध्यान में रख के बनाया गया। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये अली वेटरनरी विजडम द्वारा पोल्ट्री फार्मिंग की जानकारी के लिए बनाए गए पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स का पार्ट है। ये कोर्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एली वेटरनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप पर उपलब्ध है। इसके 3 भाग हैं: देसी पोल्ट्री फार्मिंग कोर्स, ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स और लेयर फार्मिंग कोर्स। इनमें से आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, उस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी ट्रेनिंग कोर्स में हमने विस्तार से उन सभी पहलुओं को बताने की कोशिश की है जो एक सक्सेसफुल फार्मिंग के लिए आवश्यक है। इनमें वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा। ऐप के चैट बॉक्स में आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आज ही ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स डेमो देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब फीड इंटेक ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर उसे डाइजेस्ट करने के लिए जो मटेरियल है, जो जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, वो भी ज़्यादा चाहिए। तो आंतों का साइज़ तो बड़ा हो नहीं सकता है, ना हुआ है, जेनेटिक डेवलपमेंट हुआ है, जैसे बताया आपको। आंतें उतनी ही हैं, उनकी मोटाई भी उतनी है, लेकिन जो रिन्यूअल रेट है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स का, वो नेचुरली बढ़ चुका है। वो नेचुरल बढ़ेगा ही। अगर हम मान लीजिए देसी मुर्गी को इस टाइप से कर दें कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वेट गेन करने लगे, है ना? तो उसका भी हम देखेंगे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स का जो ग्रोथ रेट है, रिन्यूअल रेट है, वो बढ़ जाता है। तो इसका प्रैक्टिकली हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जो विलस और क्रिप्ट का रेशो है, वो बढ़ जाता है। सही है? मतलब उसकी क्रिप्ट की गहराई बढ़ जाती है, विलस की हाइट बढ़ जाती है। तो जब ये रेशो बढ़ता है, तो इससे हम पता लगाते हैं कि इंटेस्टाइन की हेल्थ कैसी है। अगर क्योंकि अगर एपिथेलियल सेल तेजी से रिन्यू कर रही हैं, तो मतलब विलस की हाइट ज़्यादा है और ये अच्छी इंटेस्टाइन का एक इंडिकेटर होता है, अच्छी इंटेस्टाइन को देखने का। तो जो भी हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, जो एपिथेलियल सेल्स का रिन्यूअल कर रही हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स, उन्हें देने से हम इंटेस्टाइन की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो यह है सीका की जो माइक्रोबियल हेल्थ है, जो उसका माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का जो उसका माइक्रोबायोटा है, उसे मेंटेन करके रखना बर्ड्स के लिए, खास करके फिनिशिंग स्टेज में जब बर्ड तैयार हो रहा होता है बेचने के लिए, उस टाइम हमें उसे मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बर्ड की डाइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और फार्मर क्या करता है, अक्सर फीड को होल्ड करने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई उसे प्रॉब्लम आ गई है, साइटिस की प्रॉब्लम है, सडन डेथ की प्रॉब्लम है, बहुत ग्रोथ कम करना चाहता है, किसी वजह से बेचना नहीं चाहता, चाहता है कि मैं मतलब 12 दिन 15 दिन इसे रोक लूँ, तो फीड होल्ड करने लगता है ना? ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ाना चाहता। तो ऐसे में क्या होता है, बर्ड लीटर खाने लगता है। तो लीटर खाने की वजह से उसका जो, या उसमें चोंच मारने लगेगा, ठोंग मारने लगेगा, बीट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इन सब बातों की वजह से जो माइक्रोबायोम है, फिनिशिंग स्टेज तक जाते-जाते बहुत ज़्यादा मतलब खराब हो जाता है। इस प्री स्टार्टर, स्टार्टर पे हम बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे और सब कर लेते हैं, लेकिन फिनिशर अच्छा बनाना, ये एक महारत की बात है। तो फिनिशिंग स्टेज में हमने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है ताकि जो हमारा बर्ड का माइक्रोबायोम अच्छा बना रहे, वो डाइटरी इंटरवेंशन किए जाते हैं। किस टाइप के एंटीकॉक्सीडियल इस्तेमाल करने हैं फिनिशर में, किस टाइप के प्रोबायोटिक इस्तेमाल करने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे एपिथेलियल सेल्स का मॉड्यूलेशन हो, है ना? उनका रिन्यूअल अच्छे से हो। तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन से इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो नहीं मिलाने चाहिए फिनिशिंग में। तो सीका का माइक्रोबियल बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर
अब जो पॉइंट आता है वो ये आता है प्रैक्टिकली कि वहाँ मतलब गट के अंदर बैक्टीरिया और हार्मफुल चीज़ें तो जाएंगी, हम कुछ ना कुछ खाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल हर चीज़ स्टरलाइज खाएंगे या बर्ड को भी हर चीज़ स्टरलाइज देंगे। लेकिन एक लिमिट तक चलता है, मतलब एक लिमिट तक अगर कुछ हम गलत खा रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसे मेंटेन कर लेता है, उसे टॉलरेट कर लेता है। तो ये टॉलरेट कैसे करता है? गट का एक अपना इम्यून सिस्टम होता है, उसकी एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया खाने के जरिए से, दाने के जरिए से, पानी के जरिए से जो गट के अंदर जा रहे हैं, तो उन्हें उनसे लड़ने का काम करता है वो इम्यून सिस्टम। और ये खास कर जो आंतें होती हैं उसका अपना इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी का अपना अलग है। जैसे होता है ना कि एक पुलिस है, एक जनरल पुलिस है जो देश की जो कानून व्यवस्था है उसकी देखभाल करती है और उसे समझती है। कुछ स्पेशल फोर्सेस होती हैं जैसे सीआईएसएफ है, वो इंडस्ट्रियल जो गवर्नमेंट के मतलब होते हैं, जैसे एयरपोर्ट है, या आरपीएफ होती है, रेलवे पुलिस फोर्स, तो वो कुछ स्पेशल पुलिस वाले होते हैं। वो स्टेशन, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के अलावा और कहीं दखलंदाजी नहीं कर सकते, जनरल पब्लिक को वो नहीं कर सकते। या सीआईएसएफ वाले हैं, वो जनरल पब्लिक को वो नहीं कर सकते, जहाँ पर उनकी ड्यूटी होगी सिर्फ वहीं काम करते हैं। इसी तरीके से जो आंतों का इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, गट का इम्यून सिस्टम होता है, वो सिर्फ गट को ही, गट के लिए ही कुदरत ने बनाया है। तो वहां पर जो माइक्रोब्स जा रहे हैं और फीड एंटीजेंस जा रहे हैं, उनसे लड़ने का, उनके साथ इंटरेक्ट करने का इसका काम होता है। अब जैसे ओरल टॉलरेंस की हम बात करें, इसमें क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्सेस का सप्रेशन जो होता है टू इंजेस्टेड एंटीजन इज क्रूशियल फॉर गट हेल्थ। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज, हर बैक्टीरिया जाके और एकदम से अंदर अलार्म बजा दे कि इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करने के लिए मतलब वो करे। मान लीजिए प्रोबायोटिक्स हैं, प्रोबायोटिक भी तो एक तरीके के बैक्टीरिया ही है ना, तो गट उनके लिए भी एक रिस्पॉन्स क्रिएट करे, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स करे और इन्फ्लेमेशन होने लगे और लीकी गट की प्रॉब्लम आ जाए। ऐसा कुदरत नहीं होने देती है। इन्फ्लेमेशन के बारे में अभी बताया आपको कि इन्फ्लेमेशन एक तरीके की, जैसे लाली आ जाती है, खून का भाव बहुत बढ़ जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर सूजन आने लगती है, एक तरीके से पानी जमा होने लगता है, इंटेस्टाइन की का साइज बढ़ने लगता है, और उसकी जो इंटेस्टाइन की जो मोटाई है वो बढ़ती है, उसकी जो लेयर्स होती हैं उनकी मोटाई बढ़ जाती है। ये सब इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलता है। एक बेसिक लेवल की इन्फ्लेमेशन ज़रूरी होती है ताकि अगर कोई थ्रेट आए, कोई बैक्टीरिया आए, कुछ आए, तो उसे रिस्पॉन्ड किया जा सके। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गट इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो फिर नुकसान का कारण बनती है। और जो उद्देश्य है हमारा पोल्ट्री पालने का, क्या है कि डाइजेस्ट हो फीड ठीक से और एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो ना डाइजेस्ट होगा ठीक से और ना ही एब्जॉर्ब होगा, और सारा मतलब ज़्यादातर फीड जो है वो आपको बीट में देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको मक्का के दाने ही देखने को मिले, लेकिन फिर भी फीड वेस्ट होता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता, और कच्चा दाना तो अक्सर फीड में आता ही है। तो वो एक मतलब साउंड कारण होता है कि गट के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रहा है। अगर हम उसे ठीक कर लेते हैं तो हम अपने बर्ड को ठीक कर सकते हैं, उसकी मतलब डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसे ठीक कैसे किया जाए, गट के माइक्रोबायोम को कैसे ठीक करें, गट की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, ये हमारा एक उद्देश्य होता है। तो इसी वजह से प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस है, या बैसिलस स्पीशीज है, बाइफिडोबैक्टीरियम है, क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज हैं, तो ये सब, ये सैक्रोमाइसिस है, ये सब हम एज ए प्रोबायोटिक बर्ड्स को देते हैं ताकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया बर्ड्स के अंदर बढ़ सकें। साथ साथ प्रीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। प्रीबायोटिक्स यूज करने का मकसद ये होता है कि जो बैक्टीरिया हम प्रोबायोटिक्स में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तो नहीं दे सकते हैं ना, कुछ स्पीशीज आती हैं और वो इस्तेमाल होती हैं जो मतलब हेल्प करती हैं, मतलब गट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं।
लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, उनका अगर हम खाना दे दें, मतलब अंदर पहुंचा दें गट के अंदर प्रीबायोटिक की फॉर्म में, तो हम उन बैक्टीरिया को की सर्वाइवल भी बढ़ा सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ा सकते हैं, अच्छे बैक्टीरिया की। ठीक है, तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन इस वजह से दिया जाता है। साथ साथ वो मॉलिक्यूल जिनका ऊपर जिक्र किया, जैसे मतलब इंडोल है, सक्सिनेट है, लैक्टेट वगैरह हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि गट हेल्थ किस तरीके से इम्पैक्ट करता है ओवरऑल हेल्थ को और बर्ड्स की परफॉर्मेंस को। गट लीकेज को रोकना, कम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये कोई किताबी बात नहीं है या फैंसी टर्मिनोलॉजी नहीं है। ये वीडियो, ये लेक्चर में जो मैंने जिक्र किया, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रोज देखा जाने वाला एक एक प्रॉब्लम है। मतलब जितने भी मेरे पास आप लोग पीएम भेजते हैं, उसमें से 50% से ज़्यादा में जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो गट लीकेज की वजह से होती है। और ये सिर्फ मुर्गियों में नहीं, इवन इंसानों के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अगर आपको मतलब वेयर टाइप के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं कहीं, और जो मान लीजिए आप, ये मैं क्योंकि थोड़ी बहुत रिसर्च इसमें भी मैंने की है, देखा है, बहुत सी किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं इस बात के ऊपर कि वियर टाइप के सिम्टम्स आपको दिखें, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ और कोई जलन है या कुछ इन्फ्लेमेशन हो रही है, और आप दुनिया भर के टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट कराएं, एमआरआई कराएं, सीटी स्कैन करा लें, जो भी बड़े से बड़ा टेस्ट है वो करा लें, और आपको उसमें कुछ नहीं नजर आएगा, ना डॉक्टर को नजर आएगा ना आपको। और आप, लेकिन फिर भी आपको वो तकलीफ या वो लक्षण महसूस होता रहेगा, फिर वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम अब ये बताते हैं जो साइंस, सब रिसर्चेज आगे हो रही हैं कि ये जो आपकी गट हेल्थ है वो बिगड़ने से, डिस्बायोसिस होने से, कुछ बैक्टीरिया मतलब गट लीकेज की वजह से ऐसे सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर आते रहते हैं जिनकी वजह से मतलब ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो गट हेल्थ ऐसी चीज है ना। तो पोल्ट्री, क्योंकि उससे हमारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमारे मुनाफे बढ़ते हैं, हमारा बिजनेस में रहने का वो बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है। तो इसे आप ध्यान दें। तो कंक्लूजन से पहले मैं ये बात बताऊं आपको कि जो भी प्रीमिक्स हम बना रहे हैं अभी और फार्मर्स को देते हैं, और जिनके पास 1.4 का एफसीआर आता है, सबके पास नहीं आता क्योंकि बहुत सी वजहें होती हैं, किसी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, किसी की चूजे की क्वालिटी ठीक नहीं है, किसी के यहाँ डिजीज वायरल लोड ज़्यादा है। लेकिन जो फार्मर अच्छा कर रहे हैं, मतलब तो उनके पास 1.4 का एफसीआर भी आता है, और सबको ये बातें ध्यान में रख के प्रीमिक्स भी दिया जाता है और दवाइयाँ भी दी जाती हैं। जो हम अपनी ये रेमिप्रोसेप्टिमा की बात कर रहे थे, या फिर और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम बात करें, तो कुल मिला के ये कोई एक चीज ऐसी नहीं हो सकती है कि हम वो कर लें और हमारा हमें सब कुछ ठीक हो जाए। ये कॉम्प्रिहेंसिव चीज होती है, और सब चीजों को ध्यान में रखना हमें पड़ता है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है मुर्गी के बीच में, उसकी जो इंटेस्टाइन है उसमें जो माइक्रोबायोटा है, माइक्रोब्स हैं उनके बीच में, और एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, जिसमें हम फीड को भी कंसीडर करते हैं, लिटर क्वालिटी को भी कंसीडर करते हैं। तो इन तीनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन से जो सप्लीमेंट्स हैं, आंख बंद करके कुछ भी नहीं ले लेना चाहिए। अगर नहीं पता है, या जो आपको सेल कर रहा है उसे ये नहीं पता है कि वो क्या दे रहा है और ये क्या काम करेगा, सिर्फ ये देख के कि ये प्रोबायोटिक है चलो हाँ ले लो और इस्तेमाल कर लो, आपको कोई रिजल्ट्स उसके नहीं मिलेंगे। हमेशा टारगेटेड ट्रीटमेंट या टारगेटेड, आप जब तक सप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, उसकी प्रॉपर डोज नहीं देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब हैं चीजें शेल्फ पे रखी हुई, बहुत सी ऐसी हैं जो अंडर परफॉर्म करती हैं, उन्हें यूज करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत से अच्छे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में रहते हैं, लेकिन उनकी डोज डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है अगर पीछे कोई डॉक्टर नहीं है, कि वो आपको जब तक कंडीशन देख के नहीं बताएगा कि इतनी डोज में ये इस्तेमाल करें, तब तक वो प्रोडक्ट
चाहे अच्छा भी है नहीं काम करेगा। तो जो भी चीज़ ले रहे हैं, जिस भी डीलर से ले रहे हैं, उससे कहिए कि भाई ये इसका क्या डोज होगा। लेबल पे सिर्फ दिखाने के लिए चीज़ लिखी जाती है कि 1 ग्राम दे दें, 2 ग्राम दे दें, है ना? ऐसे मतलब, और यही वजह होती है, आप खुद इस बात को, मतलब जो मैं कह रहा हूँ ये आप खुद इस बात को एडमिट करेंगे कि बहुत बार दवाई काम नहीं करती है। मतलब अगर 100 में से 70 बार लगाएंगे तो दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको डोज का पता ही नहीं होता है। प्रोडक्ट खराब है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लगाना कैसे है, किस तरीके से, कब कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, ये नहीं पता चल पाता, और ये वीडियोस में ऐसे बताया भी नहीं जा सकता है। प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया, कोई प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरे साथ कांटेक्ट करें, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं एक बार इन्हें भी ट्राई करें आप। तो अगले लेक्चर में हम ड्रॉपिंग्स को देखेंगे कि ड्रॉपिंग्स, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, अब ये काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। ड्रॉपिंग्स के बारे में देखेंगे, और हम प्रीमिक्स बनाते हैं, आप अपना हमारा प्रीमिक्स ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपना फीड बनाते हैं। उसके साथ कंसल्टेशन, जो कंसल्टेंसी है कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। IMN पायरोफॉस पोल्ट्री हेल्थ सप्लीमेंट्स की एक शानदार रेंज पेश करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पक्षी हमेशा स्वस्थ और उत्पादक रहें। हमारे खास हर्बल फॉर्मुलेशन को बेहतरीन और तेज परिणामों के लिए तैयार किया गया है। हमारे पास रेस्पिरेटरी संबंधी साउंड प्रॉब्लम जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए है रेस्पोज, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, मुलेठी और अदरक का मिश्रण शामिल है, जिसमें बलगम को काटने वाले म्यूकोलिटिक कंपाउंड होते हैं। पोल्ट्री में लूज ड्रॉपिंग्स, जो अक्सर कई कारणों से होती हैं, उसको सेप्टिमा के प्रभावी कॉम्बिनेशन से नियंत्रित किया जा सकता है, जो आंतों के सेप्टिक संक्रमण से निपटता है, और रेमिप्रो, जो क्षतिग्रस्त आंत की मरम्मत करता है और स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा को फिर से स्थापित करता है। पोल्ट्री में अक्सर तनाव होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी और उत्पादकता में कमी आ सकती है। इसके लिए विटाडेन-एच एक त्वरित पुनरुद्धार समाधान देता है। छोटे पक्षियों में ई. कोलाई से होने वाली मोर्टेलिटी के मामलों के साथ साथ CRD और संक्रामक कोराइजा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में अल्कायु बेहद प्रभावी साबित होता है। पोल्ट्री किसानों को अक्सर कम फीड सेवन, खराब ग्रोथ और पोषण संबंधी लंगड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए पायरोकैल्बी और ग्रोटेक को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो अत्यंत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले वायरल संक्रमण वाकई चुनौतीपूर्ण होते हैं और अक्सर इनसे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इन वायरल समस्याओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को वायरोकॉन और नेक्साम्यून के जरिए अच्छे से संभाला जा सकता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी किसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, जो धीरे धीरे इम्यूनिटी और लीवर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर या तीव्र विषाक्तता पैदा करके मुनाफे को कम कर देती है। ऐसे में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम और लिवर को सहारा देने वाले सप्लीमेंट जैसे सिलीमैरिन, सोर्बिटोल और लिकोरिस बेहद कारगर रहते हैं, और ये सभी आपके पक्षियों की सुरक्षा के लिए हेपासोल DS द्वारा उच्च मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं। मौसमी चुनौतियों के लिए एसिटॉक्स Q10 खास तौर पर सर्दियों में एसाइटिस की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया है, जबकि कूलेंट गर्मियों में हीट स्ट्रोक को संभालने में मदद करता है। हमारा अनोखा उत्पाद इजी ब्रूड चूजों को ब्रूडिंग के दौरान डिहाइड्रेशन कम करके स्फूर्ति देता है, जिससे उन्हें परिवहन से जुड़े तनाव का सामना करने की ताकत मिलती है। आप हमारी वेबसाइट से मेडिसिन शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी मेडिसिन की खूबियों और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी जान सकते हैं। दवाइयों की कीमत और होम डिलीवरी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं, जहां से आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें 9871584101 पर व्हाट्सएप करें। आपको खुशहाल फार्मिंग की शुभकामनाएं।